नमस्कार, आप सभी का वेलकम है इस YouTube चैनल के ऊपर। लास्ट हिंदी के मेथड्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा था आगमन विधि है वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में आगमन विधि के बाद में निगमन विधि हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में किंडरगार्टन जो विधि है ऑगस्ट फ्रेडरिक जो फ्रोवेल हैं उनकी हमने पढ़ ली थी। आज हम देखते हैं मोंटेसरी विधि। कौन सी देखेंगे? मोंटेसरी विधि। तो मोंटेसरी विधि है उसके जनक कौन माने जाते हैं? मोंटेसरी विधि के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? मैडम मारिया मोंटेसरी, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? इटली की। कहाँ के रहने वाली हैं? इटली की। ये मानते हैं कि ये मोंटेसरी विधि है वो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पे अप्लाई की जाती है। 3 से 6 वर्ष। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 4 से 8 वर्ष की जो बच्चे हैं उसमें कौन सा मेथड है वो यूज़ में लिया जाता है? उसमें लिया जाता है किंडरगार्टन। कौन सा? किंडरगार्टन। यानी 3 से 6 की बात आएगी तब तो मोंटेसरी विधि, और 4 से 8 की बात आती है तो किंडरगार्टन। ये ऐसे भी पूछा सकता है कि किंडरगार्टन जो विधि है उसके अंदर किस उम्र के बच्चों को इस विधि का उसका मेथड का अप्लाई किया जाता है, सिखाया जाता है? तो वो है, यदि किंडरगार्टन की बात आई तो 4 से 8, और यदि मोंटेसरी विधि की बात आई तो 3 से 6। इसमें देखते हैं कि 1907 में इटली में एक विद्यालय स्थापित किया गया जिसका नाम क्या था? बालघर या चिल्ड्रन हाउस रखा गया। इसमें यह कहा गया कि भाई 1907 के अंदर मारिया मोंटेसरी जो कि इटली की रहने वाली थी, उन्होंने क्या किया? एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम क्या था? बालघर, या उसको चिल्ड्रन हाउस रखा गया। यहाँ इस विधि की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना? तो मैडम मारिया मोंटेसरी के जो मोंटेसरी विधि है उसकी शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? वो मानी जाती है 1907 से। कैसे? कि उन्होंने एक बालघर नाम से क्या किया था? विद्यालय की स्थापना की गई थी, या चिल्ड्रन हाउस भी कहा गया, और यहीं पर इस विधि की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग शिशु की ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का मार्ग होती है। मोंटेसरी ये कहते हैं कि बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मार्ग मानी जाती है सीखने के लिए। तो मोंटेसरी ने किस चीज़ पे फोकस किया था? वो किया था ज्ञानेंद्रियों पे। किस पे किया था? ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान पे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अतः इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर सर्वाधिक बल दिया। यानी ज्ञानेंद्रियों को जितना आप प्रशिक्षित करोगे उतना ही बच्चा क्या है? बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छे तरीके से वो सीखेगा। शिशु सर्वाधिक ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु अलग अलग माध्यमों का क्या किया? प्रयोग किया। अलग अलग माध्यम कौन कौन से थे वो देखते हैं। कि जैसे चक्षु यानी कि आंखों की इंद्रियों के लिए उन्होंने क्या किया? कि विभिन्न रंग की गोलियां यूज ली। अलग अलग कलर की अलग अलग गोलियां ली, जिससे बच्चा उसको अपनी आंखों से, चक्षुओं से क्या करे? देखे। तो देखेगा तो क्या करेगा? उस चीज को क्या करेगा? अपने उस ज्ञान को, उस नॉलेज को क्या करेगा? आत्मसात करेगा, उसको अपने अंदर डालेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मारिया मोंटेसरी ने अपनी विधि में सबसे ऊपर का यदि स्थान माना जाता है, सबसे ऊपर किसको रखा है? बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को। उसमें भी उन्होंने क्या है, कैसे उसको क्या है कि कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियों के लिए कौन कौन से मतलब उसने जो प्रयोग किए या उसमें कौन कौन सी चीज़ें काम में ली। तो देखते हैं, चक्षु के लिए, आंखों के लिए उन्होंने क्या किया? विभिन्न रंग की गोलियां काम में ली। स्वाद के लिए यानी चखने के लिए उन्होंने क्या किया? विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ है वो बच्चे के सामने रखे जाने चाहिए। आंखों के लिए, इन बच्चे की आंखों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आंखें हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए बच्चे के सामने विभिन्न रंग की गोलियां रखी जानी चाहिए। यदि बच्चे को स्वाद ज्ञानेंद्रियों का यदि उसमें विकास करना है तो बच्चे को क्या किया जाए? विभिन्न स्वाद के पेय पदार्थ काम में ले जाए। उसके बाद घ्राण इंद्रियों के लिए, क्या किया? घ्राण का मतलब होता है नाक, यानी सूंघने के लिए बच्चे को क्या? विभिन्न सुगंधित क्या किए जाए? पदार्थ हैं वो दिए जाएं। उसके बाद कान के लिए अलग अलग आवाज़ें हैं वो उत्पन्न करने वाली घंटियां हैं वो सुनवाई गई। ठीक है ना? कि भाई कान के लिए यानी सुनने के लिए
कान जो ज्ञानेंद्रिय हमारी उसके लिए क्या विभिन्न प्रकार की घंटियां हैं वो बच्चे को सुनाई गई। स्पर्श करने के लिए चिकने, खुरदरे, गर्म, ठंडी वस्तुओं का क्या किया गया, प्रयोग किया। भाई बच्चा स्पर्श करके उस चीज़ को महसूस करे कि भी ये वस्तु चिकनी है, ये खुरदरी है, ये मुलायम है, ये गर्म है, ये ठंडी है। ऐसे मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। उसके बाद में आता है कि जैसे अपने के भाषा का एक क्रम देखते हैं, भाषा का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, उसके अनुसार क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना आता है। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। यानी कि इस भाषा का सही क्रम क्या होता है, सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना। यानी लिखना क्या आता है, लास्ट में आता है। लिखना क्या आता है, 4 नंबर पे आता है। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने 3 नंबर पे किस चीज़ को रखा है, लिखने को रखा है, और 4 नंबर पे क्या किया गया है, पढ़ने को रखा गया। यानी इन दोनों में क्या किए उन्होंने, चेंजेस किए हैं, परिवर्तन किए हैं। 3 नंबर वाले को 4 नंबर पे और 4 नंबर वाले को 3 नंबर पे, यानी 3 नंबर वाले को 4 पे और 4 वाले को 3 पे। तो इसमें जो रीडिंग जो स्किल जो 3 नंबर पे आता है, जो पढ़ना जो कौशल आता है वो किस में आता है, 3 नंबर पे आता है, उसको 4 नंबर पे यानी अंत में रखा है। और लिखना जो अंत में आता है उसको 3 नंबर पे उन्होंने रखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार बालक में भाषा का विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना। नेक्स्ट चलते अपन। मारिया मोंटेसरी के अनुसार बालक सर्वप्रथम में क्या बोलना सीखता है, मैं। कौन सा वर्ण सीखता है, मैं, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चा मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे पहले बच्चा कौन सा वर्ण है वो सीखना सीखता है। जैसे मैं, माँ, ठीक है ना, मम, यानी पानी को मम बोलता है। तो कहने का मतलब है बच्चे का सबसे पहले यदि वर्ण का विकास होता है तो कौन सा होता है, मैं। मारिया मोंटेसरी ने माना कि एक शिशु होता है, एक बच्चा होता है छोटा जो 3 से 6 वर्ष का होता है, उसका सर्वप्रथम यानी सबसे पहले वो कौन सा वर्ण सीखता है, मैं। खेल विधि पर बल दिया गया। मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि पर बल दिया गया, खेल विधि पर अपना बल दिया। भाई बच्चे को खेल विधि से जितना सिखाया जाएगा, जितना सिखाया जाए उतना ही बेहतर क्या बच्चा सीखता है। प्राथमिक स्तर पर महिला अध्यापक का होना अनिवार्य है। उन्होंने बोला कि वैसे जो किंडरगार्टन के जो फ्रोवेल है, ठीक है ना, ऑगस्ट फ्रोवेल, उन्होंने भी क्या किया था, इस चीज़ को अनिवार्य माना था कि प्राथमिक स्तर पे क्या है, महिला अध्यापक का होना अनिवार्य है। वहीं मारिया मोंटेसरी भी ये कहते हैं कि महिला अध्यापक का प्राथमिक स्तर पर होना अनिवार्य है। मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग बालक प्रारंभ के 3 वर्ष में जिस गति से ज्ञान प्राप्त करता है उस गति से अगले 60 वर्ष में भी नहीं कर पाता है। मारिया मोंटेसरी ये कहती है कि 3 वर्ष से स्टार्टिंग होती है 6 वर्ष तक, 3 से 6 मारिया मोंटेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 3 से लेकर 6 यानी 3 वर्ष में जितना बच्चा जितना ज़्यादा सीखता है उतना वो आगे आने वाले 60 वर्षों में भी नहीं सीख पाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञानेंद्रियों पर आधारित मोंटेसरी की अन्य विधियां भी हैं। भाई मारिया मोंटेसरी है, ठीक है ना, मारिया मोंटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों के आधार पर और कौन सी विधियां दी है। नंबर 1 कि जैसे ये तो क्या था कि भाई मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ये सारा हमने क्या मारिया मोंटेसरी की खास बातें पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी। अब क्या उन्होंने कौन कौन सी विधियाँ डेवलप किए, विकास किया उनका। पहला खेल खिलौना विधि, कौन है इसके प्रवर्तक, जनक कौन है, मारिया मोंटेसरी। शास्त्रीय विधि कौन है, मारिया मोंटेसरी। फ्लैश कार्ड विधि मारिया मोंटेसरी की देवी। गीत विधि मारिया मोंटेसरी। कहानी विधि मारिया मोंटेसरी। और इसमें शास्त्रीय विधि इंपॉर्टेंट मानी जाती है। शास्त्रीय विधि से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे पूछेगा कि भाई ज्ञानेंद्रियों के आधार पर मोंटेसरी की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, खेल खिलौना विधि, शास्त्रीय विधि, फ्लैश कार्ड विधि या आगमन विधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, आगमन विधि। तो कहने का मतलब है ये सारी जो विधियाँ हैं, खेल खिलौना, शास्त्रीय विधि, फ्लैश कार्ड विधि, गीत विधि, कहानी विधि, ये सभी विधियाँ किसकी दी गई हैं, मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई है। कौन कौन सी है, खेल खिलौना विधि, शास्त्रीय विधि, फ्लैश कार्ड विधि, गीत विधि और कहानी विधि। वर्तमान में नर्सरी में इस विधि का प्रयोग किया जाता है।
मॉन्टेसरी 1929 से लेके 1939 तक 10 वर्ष तक स्वयं भारत में आई और प्रचार भी किया। यानी भारत में आके उन्होंने अपनी विधि का क्या किया, प्रचार भी किया। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। आई कब, उनका आगमन कब हुआ? 1929 से लेके 1939 तक। नेक्स्ट अपन देखते हैं खेल विधि, और ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट विधि मानी जाती है, और जिसके प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, इसके जनक कौन माने जाते हैं? हेनरी कोल्डवेल कुक। खेल विधि के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हेनरी कोल्डवेल कुक माने जाते हैं। खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं? हेनरी कोल्डवेल कुक। उम्र 4 से लेके 14 वर्ष तक। 4 से लेके 14 वर्ष तक। खेल का शिक्षा के केंद्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर ये 2-3 लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से समझना अपने को। सबसे पहले खेल का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेटो ने किया था। भाई खेल है, जो प्ले मेथड है, खेल है, वो भाई शिक्षा के अंदर खेल का भी महत्व होना चाहिए। ये बात किसने बोली? सबसे पहले ये बोली प्लेटो ने, कि भाई खेल का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, खेल विधि की बात नहीं हो रही है, खेल का प्रयोग कह रहा है, खेल विधि का नहीं, खेल का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया? प्लेटो ने किया। दूसरी चीज, खेल पर आधारित शिक्षण विधि का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? यहाँ पे देखिए, खेल पर आधारित शिक्षण विधि का, खेल का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने किया। खेल पर आधारित शिक्षण विधियां होनी चाहिए, खेल पर आधारित शिक्षण विधियां होनी चाहिए, इस चीज का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? किंडरगार्टन यानी कि फ्रोवेल। यानी किंडरगार्टन विधि है वो खेल पर आधारित विधि मानी जाती है, इसको खेल विधि नहीं कहा जाता है, खेल पर आधारित विधि मानी जाते हैं। मॉन्टेसरी खेल पर आधारित विधि है, ठीक है ना। तो खेल पर आधारित जो विधि है उसका सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? फ्रोवेल ने। किसने किया था? फ्रोवेल, जो कि उन्होंने दी थी किंडरगार्टन जो विधि है वो खेल पर आधारित विधि है। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इन दोनों से प्रेरित होकर हेनरी कोल्डवेल कुक ने 1921 में प्लेवे यानी कि खेल जो विधि है, प्लेवे नामक पुस्तक में इस विधि का क्या किया? प्रतिपादन किया। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया? यदि शुरुआत देखते हैं तो खेल विधि के जनक माने जाते हैं हेनरी। खेल विधि का जनक किसे माना जाता है? या इसकी शुरुआत हम उल्टा करते हैं, खेल का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने किया। खेल पर आधारित शिक्षण विधियां होनी चाहिए, इस बात का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? फ्रोवेल ने किया। कौन सी विधि में? किंडरगार्टन विधि में। इन दोनों से प्रेरित होकर, या कहें फ्रोवेल से प्रेरित होकर, हेनरी कोल्डवेल कुक ने एक पुस्तक लिखी 1921 में, जिसका नाम क्या था? प्लेवे था। क्या था? प्लेवे। शिक्षा के क्षेत्र में खेल का सर्वप्रथम विकास किसने किया? शिक्षा के क्षेत्र में खेल का सर्वाधिक विकास किसने किया? कोल्डवेल कुक ने। इनका मानना था कि बच्चों को सर्वाधिक रुचि खेल में होती है, अतः कुक ने बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस विधि का क्या किया? निर्माण किया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ वो चीज़। खेल का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने, खेल पर आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग फ्रोवेल ने। कौन सी विधि में? किंडरगार्टन में। अब खेल विधि का निर्माण किसने किया? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। ये तीनों चीजें थोड़ा अंतर है वो समझ लेना चाहिए अपने को। नेक्स्ट देखते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास होता है, जो इस विधि का मूल उद्देश्य है। तो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जा सकता है, प्रश्न का निर्माण ऐसे किया जा सकता है कि हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा दी गई जो खेल विधि है उसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या होता है कि बच्चे का क्या होना चाहिए? ज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, मानसिक यानी संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, बच्चे का भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। आगे बात समझिए। अब देखते हैं खेल विधि के सिद्धांत, यानी खेल विधियों में कौन कौन से सिद्धांत है वो काम में ले जाते हैं, यानी खेल विधि में कौन कौन से सिद्धांत काम में ले जाते हैं। भाई खेल विधि हम करवा रहे हैं बच्चे को, तो क्या होना चाहिए? नंबर 1, बच्चा क्या होना चाहिए? उसमें क्रियाशीलता दिखाए, यानी कि वो एक्टिव रहे।
अपनी गति से सीखे, स्वगति का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत, बच्चे को खेल खेल में बच्चे का क्या होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, स्वतंत्रता रुचि का सिद्धांत, बच्चा स्वतंत्र होकर अपनी रुचि से क्या करे, सीखे। ये चारों सिद्धांत, यानी खेल विधि, हम बच्चे को खेल विधि से सिखा रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्यों सिखा रहे हैं खेल विधि से, क्योंकि बच्चा क्या होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, स्वगति से सीखे, मानसिक विकास हो बच्चे का, अपनी स्वतंत्रता और रुचि से सीखे। यहाँ पे ये 4 सिद्धांत है वो खेल विधि के सिद्धांत माने जाते हैं जो कि हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं खेल के उदाहरण, जैसे सांप सीढ़ी, चोर सिपाही, अंताक्षरी आदि, ये क्या है कि खेल के माने जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इस विधि के गुण देखते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि ब्लर्ड हो रहा है ये जो अक्सर है वो, तो डोंट वरी, इसको मैं बता दूं अच्छे से कि इसके गुण क्या होते हैं, यानी कि रोचक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है और बाल केंद्रित होती है। यानी खेल विधि बच्चे को सीखने के लिए क्या मानी जाती है, रोचक मानी जाती है, मनोवैज्ञानिक मानी जाती है, बाल केंद्रित मानी जाती है। दूसरी इसका गुण क्या माना जाता है भी, कमज़ोर मंदबुद्धि छात्र भी इससे सीख सकते हैं। कमज़ोर बच्चे होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो भी क्या है इस विधि से सीख सकते हैं। बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है इसमें। प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी, यानी प्राथमिक स्तर के लिए, और यहाँ पे देखते हैं कि मंदबुद्धि छात्र और कमज़ोर छात्रों के लिए और प्राथमिक स्तर के लिए क्या चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या है, अंक गणित सीखने के लिए सर्वाधिक उपयोगी। यानी बच्चे को अंक गणित यानी अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स है, अंक गणित है, वो सिखाई जाने के लिए उसके लिए सबसे सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। सर्वाधिक क्या मानी जाती है, उपयोगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 2 3 नंबर सिस्टम में, यानी कि संख्याओं का ज्ञान हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, ये जो अंक गणित है इसमें क्या है सर्वाधिक उपयोगी क्या मानी जाती है, खेल विधि मानी जाती है। इसकी जो दोष है वो क्या है, ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। अधिगम यानी सीखने में क्या लगता है, समय अधिक लगता है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। यानी इसमें कि खेल से सीखता बच्चा तो धीरे धीरे सीखता है तो समय ज़्यादा लगेगा, उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान खेल से प्राप्त नहीं हो पाता है। अभी खेल से बच्चा क्या सीख लेता है, लेकिन उसका जो टेक्सचुअल जो नॉलेज होता है, पुस्तकीय जो ज्ञान होता है, पुस्तक से बुक से जो उसको नॉलेज मिलता है वो उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हार्वर्ड की पंचपदी। हार्वर्ड की पंचपदी की बात करते हैं तो इसका हम सिर्फ इसके जो 5 पद हैं, जो शुरू में जो 4 पद दिए गए वो देखते हैं। हार्वर्ड की पंचपदी है, ये किसके द्वारा दी गई है, J.F. हार्वर्ड के द्वारा 1838 के अंदर दी गई है। और हार्वर्ड की पंचपदी, ब्लूम का वर्गीकरण, ये कुछ ऐसे मतलब ये माने जाते हैं पेडागोजिकल में, यदि हम कहें कि शिक्षा शास्त्र में ये बहुत ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल अपना देते हैं। तो ध्यान से इसको समझना है और बिल्कुल ही सिंपल है। तो हार्वर्ड ने दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु 4 सिद्धांत या पद निर्मित किए। किसने किए, हार्वर्ड ने। किस चीज़ के लिए, दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए। हार्वर्ड की पंचपदी किसने दी, J.F. हार्वर्ड ने दी। कब दी, 1838 में दी। क्यों दी, भाई दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जाए, तो इसके लिए हार्वर्ड ने कितने पद दिए, 4 पद दिए या 4 सिद्धांत दिए। तो पहला सिद्धांत स्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा संबंध का सिद्धांत, तीसरा व्यवस्था का सिद्धांत, चौथा प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है ना, पहला स्पष्टता, दूसरा संबंध का सिद्धांत, तीसरा व्यवस्था का सिद्धांत, चौथा प्रयोग का सिद्धांत। आगे देखते हैं अपन, किंतु ये पद अमान्य हो गए। किंतु ये पद क्या हो गए, अमान्य हो गए। क्यों हो गए, तो देखते हैं। अतः J.F. हार्वर्ड ने तीनों शिष्य J.F. हार्वर्ड के 3 शिष्य, कितने शिष्य, 3 शिष्य। पहला जीलर, दूसरा राइन, तीसरा हार्वर्ड स्पेंसर। यहाँ पे अपने को पजल नहीं होना है। J.F. हार्वर्ड ने 4 सिद्धांत दिए, यानी पंचपदी की जो शुरुआत की थी वो J.F. हार्वर्ड ने। और हार्वर्ड स्पेंसर की बात आती है तो वो क्या थे, J.F. हार्वर्ड के क्या थे, शिष्य थे। इन्होंने 4 पदों के आधार पर दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु 5 पद दिए। किस किस ने दिए, 5 पद। J.F. हार्वर्ड ने तो 4 ही पद दिए थे, तो 5 जो पद थे वो किन्होंने दिए, जीलर ने, राइन ने और हार्वर्ड स्पेंसर ने।
इन्होंने जो जेफ हर्बर्ट के जो 4 पद थे उन्हीं के आधार पर इन्होंने 5 पद का निर्माण किए, 5वां पद या 5 पद निर्मित किए। तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहला आता है स्पष्टता, यानी स्पष्टता का जो सिद्धांत था उसमें क्या किया गया, प्रस्तावना या तैयारी का सिद्धांत, या प्रस्तावना या तैयारी, जो कि किसने दिया, जिलर ने दिया। फिर क्या उद्देश्य कथन, वो क्या किया गया, राइन ने दिया। क्या दिया, राइन ने। लेकिन इस पद को क्या है, गिना नहीं जाता, इस पद को क्या है, गिना नहीं जाता। स्पष्टता का सिद्धांत, प्रस्तावना या तैयारी, ठीक है। स्पष्टता को 3 भागों में तोड़ा गया, पहला प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य कथन, तीसरा प्रस्तुतिकरण। और तीनों में प्रस्तावना जो शब्द था वो जिलर ने दिया, उद्देश्य कथन राइन ने दिया, प्रस्तुतिकरण किसने दिया, जिलर ने दिया। प्रस्तुतिकरण किसने दिया, जिलर ने दिया। स्पष्टता को 3 भागों में तोड़ा गया, प्रस्तावना का, उद्देश्य कथन को, प्रस्तुतिकरण को। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना किसके द्वारा, जिलर के द्वारा, उद्देश्य कथन राइन के द्वारा, प्रस्तुतिकरण जिलर के द्वारा। संबंध को किसमें तोड़ा गया, तुलना में, और जो कि किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। संबंध का जो सिद्धांत है उसको तुलना में, उसको आगे डिवाइड किया गया, और वो किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। उसके बाद में देखते हैं व्यवस्था, जिसको क्या है, व्यवस्था भी कहा जाता है, पुनरावलोकन भी कहा जाता है, सामान्यीकरण भी कहा जाता है, नियमीकरण भी कहा जाता है, सिद्धांत निर्माण भी कहा जाता है, निरूपण भी कहा जाता है। ये भी किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ये भी किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। उसके बाद प्रयोग का जो चौथा जो प्रयोग था उसको हमने क्या है, प्रयोग में ही रखा, और ये किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।